अब जैसे ही पूनम की जेठानी कविता गांव से शहर पहुंचती हैं और पूनम अपनी जेठानी को अपने फ्लैट के सामने देखकर चौंक जाती है, क्योंकि जेठानी के सर पे रखा हुआ था एक थैला और संदूक। ओ माय गॉड भाभी, आपके पास एक अच्छा सा ट्रॉली बैग भी नहीं था क्या? ये बक्सा लेकर कौन जाता है? खैर, आपको किसी ने यहाँ देखा तो नहीं ना? अरे नहीं नहीं बहू, किसी ने नहीं देखा, ना किसी ने कुछ पूछा। हाँ, अच्छा है किसी ने कुछ नहीं पूछा। भाभी, अगर आपसे कोई कुछ पूछे भी ना तो कह दीजिएगा पायल से बात कीजिए। ओ, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ भाभी, यहाँ के लोग बहुत तेज तर्राक हैं, कुछ दिन में आप खुद समझ जाएंगी। अरे वो सब ठीक है पूनम, पर ये बता अब तू कैसा महसूस कर रही है? कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा है भाभी, कुछ खाने का मन भी नहीं कर रहा है। ऊपर से हमारी कुक भी बीमार हो गई है। अब कविता फ्रेश होकर आती है और सीधा किचन में जाकर खाना बनाना शुरू कर देती है। कैसी काम वाली है पूनम, देखो तो सारी की सारी बर्नियां खाली हैं। लगता है सही से काम नहीं करती, चोरी ऊपर से करती होगी। खैर, बर्तन वाली कब आने वाली है? इनका टाइम कुछ फिक्स नहीं होता भाभी, जब मन करता है तब आती है। आप परेशान मत होइए भाभी, मैं धो दूंगी। वैसे मुझसे उठा तो नहीं जा रहा है। हाँ, अरे तू क्यों उठेगी पागल, मैं धो दूंगी। तू पैर ऊपर कर ले, बस आराम से सो जा, मैं सब संभाल लूंगी। और फिर इसके बाद कविता झाड़ू उठाती है, पहले झाड़ू लगाती है, फिर पोछा करती है और उसके बाद रसोई में रखे सारे बर्तन धोकर नाश्ता बनाना शुरू कर देती है। अब उठ जा पूनम, नाश्ता कर ले, हाँ फिर सो जाना। अब पूनम पहला निवाला जैसे ही उठाती है कि वो फर्श पर उल्टी कर देती है। आहा, कोई बात नहीं, ऐसी हालत में ना उल्टियाँ आती हैं। चल कोई नहीं, तू अनारदाना खा, हाँ मैं उल्टी साफ कर देती हूँ। कविता बिना घिन किए अपनी देवरानी की उल्टियाँ साफ कर रही होती है, लेकिन फिर भी पूनम के दिल में जरा सा भी प्यार नहीं आता। वाह मम्मी, मान गई। ठीक ही कहा था तुमने कि अपनी जेठानी को बुला ले। क्या औरत है, घिन भी नहीं आती। वैसे घिन आए भी क्यों इसे, इसकी तो लाइफ स्टाइल ही रही है। 2 घंटे में सारा काम कर दिया। भाभी, सब काम हो जाए तो कपड़े मशीन में डाल देना। ओह माय गॉड, इसे तो मशीन चलाने भी नहीं आती होगी। फालतू में बैठे बैठे मशीन खराब हो जाएगी। फिर ऐसे ही जैसे तैसे दिन गुजरने लगते हैं। अब कविता दिन रात अपनी देवरानी की सेवा करती और रात में आए देवर के लिए खाना बनाती। फिर एक शाम, हाँ, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। दाल मखनी बनाई है क्या भाभी आपने? खाना तो आप बहुत अच्छा बनाती हैं भाभी। न चाउमीन बना पाती है न पिज्जा, ये सब्जी रोटी, ये भी कोई खाना होता है? मेरा तो खा खा कर दिमाग खराब हो गया है। मैं चेंज करने जा रही हूँ, फिर हम बाहर खाने पे चलेंगे। अब ये कहकर पूनम अपने कमरे में तैयार होने चली जाती है। फिर 10 मिनट बाद सभी कमरे से बाहर आते हैं। अच्छा, ये आप तैयार होकर आई हैं? यहाँ शहर में कोई साड़ी नहीं पहनता भाभी। ऐसा करिए, आप खाना बनाइए और खाकर सो जाइएगा। रेस्टोरेंट में मैं और राजू ही जाएंगे। वो क्या है ना भाभी, दिन भर आप घर पे रहती हो ना, तो हम दोनों को प्राइवेसी नहीं मिल पाती है। वो वी नीड समथिंग। अब पहले तो पूनम अपनी जेठानी से इज्जत से बात करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो उनकी इंसल्ट करने लगी थी। फिर कुछ दिनों बाद पूनम की फ्रेंड्स उसके घर आती हैं। ये प्लेट उठा लीजिए और कोल्ड ड्रिंक्स ले आइए भाभी। अरे पर कोल्ड ड्रिंक्स पीने से तुम्हारे गले में दर्द हो सकता है। आप ज्यादा मुझे मत सिखाइए, मुझे क्या करना है क्या नहीं। आपको बस जिस काम के लिए बुलाया गया है वही काम करिए बस। अब कविता जूठे बर्तन उठाकर किचन की सिंक तक ले जाती है। अरे बहुत अच्छी काम वाली ढूंढी है यार तूने। 2 घंटे से तेरा लेक्चर सुने जा रही है पर पूरा काम किए जा रही है। आज के जमाने में ऐसी काम वाली नहीं मिलती। वैसे कितने में है यहाँ पे? अरे पागल है क्या तू, ये काम वाली नहीं, ये पूनम की जेठानी है। अरे काहे की जेठानी? एक काम ढंग का नहीं आता। जो राशन महीने भर चलता था, आज वो हफ्ते हफ्ते भर में खत्म हो रहा है। मुझे तो लगता है ये उठाकर किसी बाहर वाले को देती भी है। और इसके रहने से मेरी इंसल्ट इतनी होती है कि मैं किसी को घर पे बुला भी नहीं सकती। कपड़े देखे इसके, वो तो मेरी प्रेगनेंसी की बात है इसलिए मुझे झेलना पड़ रहा है।
वरना ऐसे लोगों को तो मैं मुंह ही न लगाऊं। अब धीरे धीरे पूनम हद ही कर देती है। अब वह किचन में खड़े होकर यह देखती कि उसकी जेठानी किस चीज में कितना सामान डालती है। क्या चाहिए बहू, बोल, क्या लाके दे दूं? कल तक तो सीसी में तेल आधा था भाभी, अब ये 1/4 कैसे हो गया? और सुबह तो कुछ बना भी नहीं। मैं तो चाय और ब्रेड खाई थी। तेल क्या पीती हैं क्या आप? अरे सुबह सुबह राजू ने कहा था पराठे बनाने के लिए, और 2 टिफिन उसने अपने बॉस के लिए पैक कराई है। बस तेल उसी में खत्म हो गया। तू सो रही थी ना, इसलिए तुझे पता नहीं चला। और वैसे भी तेरा 7वां महीना चल रहा है ना, तेरे भैया तो ऐसे ही उतावले हो रहे हैं। तो मैंने भी उनसे कहा कि पहले ही गाड़ी पकड़ो और झट से यहाँ आ जाओ। कल सुबह ही वो फ्लाइट से आ जाएंगे। पर फ्लाइट के पैसे कहाँ से आएंगे उनके पास? फ्लाइट में पहले कभी बैठे भी हैं? अच्छा, जब छोटा भाई फर्ज निभा ही रहा है तो फ्लाइट के पैसे भी दे देगा। और फिर अगले दिन जैसे ही रामलाल घर पे आते हैं तो पूनम ऐसे मुंह फुला के बैठ जाती है कि जैसे मानो उसका कोई दुश्मन आ गया हो। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। लगता है पूनम बहू को मेरा यहाँ आना पसंद नहीं आया। वैसे भी अभी बहुत काम बाकी पड़ा है। मैं कल सुबह की गाड़ी पकड़कर गांव चला जाऊँ। अरे पर वो आपकी मीटिंग। अरे मीटिंग कल कर लूंगा। तभी पूनम के फोन पर राजू का फोन आता है। अरे सुनो ना पूनम, आज बॉस के साथ कुछ कलीग्स आने वाले हैं घर पे। खाना वाना रेडी कर लेना। अब फोन कटने के बाद पूनम सीधा अपनी जेठानी के पास जाती है। खाना वाना रेडी कर लीजिए, शाम को 7-8 लोग घर पे आने वाले हैं। इनकी प्रमोशन की बात है, जल्दी जल्दी खाना बना लीजिए भाभी। अब कविता खाना बनाने में लगी रहती है और शाम को राजू के बॉस और कुछ कलीग्स घर पे आते हैं, जो रामलाल को देखकर ठगे से ठगे रह जाते हैं। ओह माय गॉड सर, आप यहाँ? आप कब आए सर? आप बताए होते तो हम यहाँ आ जाते। अरे राजू सर, आपने बताया नहीं कि सर आपके दोस्त हैं। और मैम साहब भी आई हैं क्या सर? तभी हाथ में ट्रे लिए हुए कविता बाहर आती है। अरे मैम, आप क्यों काम कर रही हैं? आप बैठिए ना, लाइए मैं करता हूँ। अरे प्रेम, मैम को बैठाओ, हमारी कंपनी की CEO हैं। अरे कुछ इज्जत भी कोई चीज होती है क्या? मैम, आपके पास इतना सब कुछ होते हुए भी गांव की लाइफ स्टाइल में रहना। We want to be just like you। आपको कोई गलतफहमी हुई है, ये हमारी जेठानी है, गांव में रहती है। गैलेक्सी, इस कंपनी के ऑनर रामलाल सर और कविता मैम ही हैं। भैया, ये कंपनी आपकी है? मैं आपकी कंपनी में इंजीनियर हूँ। हाँ, याद है जब तू MBA के बाद इंटरव्यू दे रहा था तो मेरी ही कंपनी में तेरा सिलेक्शन हुआ था। मुझे लगा था कि जब तुझे ये बात पता चलेगी तो तू शायद ये पोस्ट ना ले, इसलिए। खैर छोड़ो, कविता चाय ले आओ। अब अपने बॉस की बात सुनकर पूनम ठगी सी ठगी रह जाती है। वो जिस जेठानी को नौकरानी की तरह ट्रीट कर रही थी, वो इतनी बड़ी कंपनी की ऑनर थी। करोड़ों की मालकिन होते हुए भी वो इतनी सीधी और सरल थी। अब सच्चाई जानने के बाद पूनम ग्लानि से भर जाती है और फूट फूट कर रोने लगती। मुझे माफ कर दीजिए भैया भाभी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप ना जाने ऐसे कितने फ्लैट खरीद सकते हैं, और भाभी पर बिना सोचे समझे मैंने चोरी का इल्जाम लगाया। अरे पगली, गलतियां बच्चे नहीं करेंगे तो हम जैसे बड़े लोग करेंगे। अब तू ये सब छोड़ और हमारे कुल के चिराग के बारे में सोच। वैसे भी भगवान ने मुझे इस सुख से वंचित रखा है, तो मैं तुम्हारे बच्चे को ही देखकर खुश हो जाऊंगी। बच्चा मेरा नहीं, आपका ही होगा भाभी। अब कविता झट से अपनी देवरानी पूनम को माफ कर देती है और फिर से एक हो जाती है।